आइए स्वागत है आपका साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट अपलोड करते आ रहे हैं। अब तक हम बायोलॉजी को पूरा कर चुके हैं और अब यह केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। साथियों, इस चैनल पर उपलब्ध सभी कंटेंट बिल्कुल टू द पॉइंट और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसे रेलवे, एसएससी और सभी राज्य स्तर की एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड प्रासंगिक है। तो इस चैनल पर उपलब्ध सीरीज़ को डेडिकेटली फॉलो करें, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट और मोटिवेशन भी दे सकते हैं। साथियों, इस चैनल पर उपलब्ध हर एक लेक्चर पूरी तरह से 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें हम कंसेप्चुअल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उस विशेष लेसन की एमसीक्यू और पीवाईक्यू टेस्ट भी लगाते हैं। इससे हमारा हर टॉपिक समझने में और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। तो सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो को डेडिकेटली फॉलो करें और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अगले कदमों में अपनी एक सीट पक्की करें। मैंने हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल करवाई हुई है, तो आप उसको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एसिड बेस और साल्ट का हमारा लेक्चर। इसमें 3 पार्ट होंगे। एक तो होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर होगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंसेप्चुअली हम समझेंगे और फिर उसके बाद में एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के हिसाब से, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उन सभी को हम 1 बाय 1 लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे अम्ल, क्षार और लवण की जो चैप्टर है उसमें इनका मतलब क्या है, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड आखिर होते क्या हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में और जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। यानी कि जल में हम जब उन्हें घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नींबू का रस, साइट्रिक एसिड और सिरका, ये सब जो हैं वो अम्ल के एग्जाम्पल हैं। पीएच इनका 0 से 7 होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अंदर हम जब चैप्टर के अंदर डीपली जाते जाएंगे तो हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, वो एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस टॉपिक से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल वहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेटली इस लेक्चर को देखते रहना है और कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। बात करते हैं बेस की। तो बेस वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं और फिसलन महसूस करते हैं, यानी स्लिपी होते हैं। ये जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। क्या? OH- आयन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो साबुन, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ये बेस के एग्जाम्पल हैं। इनका पीएच अगर देखा जाए तो ये होते हैं 7 से 14 के बीच में, ठीक। बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट, अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं, तो वे सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि लवण बनाते हैं। तो लवण का जो स्वाद है वो सामान्यतः नमकीन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो खाने का नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो हैं ये साल्ट में आते हैं। पीएच इनका आमतौर पर 7 के करीब होता है। करीब करीब कितना होता है? 7 के करीब होता है। अगर न्यूट्रल हो 7, तो तब है जब न्यूट्रल हो, यानी 7 के आसपास ही रहता है। नोट की बात करें तो अगर हम पीएच, यानी कि पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है, जिसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। यानी कि पीएच से यह तय होता है कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है, बेसिक है या बिल्कुल न्यूट्रल है। अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस के बीच में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। आइए अब विस्तार से इन सबको समझते हैं कि आखिर कैसा ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
बात करें एसिड की, तो एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी स्वाद में बिल्कुल खट्टे होते हैं। यह जब पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो नींबू का रस और सिरका। खट्टे का मतलब क्या होता है? खट्टा हुआ है का मतलब होता है जब हम, जैसे आपने नींबू, संतरा, दही का स्वाद लिया होगा तो उनमें खट्टापन महसूस महसूस होता है। ठीक है, खट्टापन एसिड की खासियत होती है। ठीक है, ये एक तरीके से कॉरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि संक्षारक होते हैं। इसका मतलब यह है कि उन चीज़ों को खराब कर सकता है जिनसे यह संपर्क में आता है, जैसे कि मेटल्स और हमारी स्किन हो गई। अगर स्किन के संपर्क में आया अम्ल तो यह खराब कर सकता है, यानी कि कॉरोसिव नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो एसिड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो यह प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। किससे? नेचर से प्राप्त होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे कि फल, सब्जियां या जानवर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो साइट्रिक एसिड जो कि नींबू और संतरे में होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, इसको रब कर देते हैं गाइस, जिससे कि अच्छा समझ में आए, ठीक है, और विजिबिलिटी अच्छी हो। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचर से मिलता है। किससे मिलता है? नेचर से प्राप्त होता है। और यह, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल है जो कि नींबू और संतरे में होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है एसिटिक एसिड। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हम बाद में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बात करते हैं मिनरल एसिड की। एसिड का ही दूसरा दूसरा टाइप कौन सा है? मिनरल एसिड। ये खनिज से बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेट में पाया जाता है। किसमें? स्टमक में पाया जाता है। H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरी में पाया जाता है। किसमें? बैटरी में पाया जाता है। HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? ये खाद विस्फोटक बनाने में, ठीक है, विस्फोटक बनाने में काम आता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें एसिड में हम देखें कि हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है। गाइस, हमने देखा कि जब हम अम्ल को पानी में घोलते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वह H+ आयन बनाता है, और पानी में मिलाने पर जब हम उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं तो यह डिज़ोल्व होता है। सबसे पहले क्या होता है? डिज़ोल्व, यानी कि पानी, अम्ल को पानी में डालते हैं तो वह पानी में मिलकर टूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, यह टूटना अम्ल को अलग अलग आयनों में बदल देता है। ठीक है, छोटे छोटे आयन में बदल देता है। H+ आयन क्या होते हैं? यानी कि अम्ल में मौजूद एक विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? जिन्हें हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। इनको H+ आयन्स को प्रोटॉन भी कहते हैं। यह आयन पानी में एसिडिटी का कारण बनता है, यानी कि पानी में अम्लीयता का कारण कौन बनता है? ये H+ आयन बनता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब अम्ल टूट करके पानी में हाइड्रोजन आयन बनाता है, और यह जो हाइड्रोजन आयन है यही अम्ल की विशेषता को तय करता है। यानी कि, और विशेषता में कौन सा? खट्टापन और प्रतिक्रिया की क्षमता। इन दोनों चीज़ों को कौन तय करता है? यही हाइड्रोजन आयन। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम्पल की तो जैसे हम लेते हैं HCl। ठीक है, जब HCl की बात करते हैं, जब HCl पानी में घुलता है तो यह H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब सीधा सा है कि जब अम्ल पानी में मिलने के बाद हाइड्रोजन आयन छोड़ता है जो कि एसिडिक नेचर बना देता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं बेस यानी कि क्षार की। बेस यानी क्षार। बेस स्वाद में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। जैसे कि अगर आप साबुन और वॉशिंग पाउडर, ये सब इन पदार्थों में बेसिक नेचर होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति होती है। अगर हम बेस को पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH- आयन बनाते हैं। जैसे कि NaOH, इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे हम धोने का सोडा भी बोलते हैं, या फिर
धोने का साबुन, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड की, तो सीधा सा सिंपल है कि ये खट्टे होते हैं और धातु को खराब कर सकते हैं। बेस की बात करें तो ये कड़वे होते हैं और साबुन जैसे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक। बेस की खास पहचान यही है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि करेले या नीम का होता है, ठीक। बेस की यही एक खास पहचान है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। जब कोई बेस पानी में घुलता है तो यह आयन बनाता है। यह बेस को क्षारीय यानी कि एल्केलाइन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कालाइन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया NaOH। और पानी में घोलते हैं यानी कुछ बेस जैसे कि NaOH और KOH, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली बेस बोलते हैं, एल्कली बेस, ठीक है। जो बेस यानी कि जो क्षार पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि आप साबुन को देख लीजिए, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कली बेस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक और उनके ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्स की, यानी कि हम डिटेल में देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में। फिर बाद में वन बाय वन जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। और बिल्कुल ये 100% ये जो नोट्स हैं आपके सामने इस वीडियो में, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस रहना चाहिए जो कि इस वीडियो पर होना चाहिए, ठीक। तो ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो इसका सोर्स ये मुख्यतः चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। किसमें? चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में। यह उनके डंक के द्वारा इंसान और अन्य जानवरों को जलन पहुंचाता है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी वार्निंग की, तो फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है वो कभी कभी त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। मैलिक एसिड की बात करें तो इसका सोर्स मुख्य रूप से सेब और केला होता है। ये सेब और केले में पाया जाता है। कौन? मैलिक एसिड। यह एसिड फल को खट्टा बनाने में मदद करता है। खासकर सेब में यह स्वाद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब हम सेब खाते हैं तो यह एसिड का स्वाद हमें खट्टा महसूस करवाता है। बात करते हैं साइट्रिक एसिड की, तो साइट्रिक एसिड का जो मेन सोर्स है वो है साइट्रस फल, जैसे कि संतरे और नींबू और कीवी। कीवी भी साइट्रिक एसिड में ही आता है, साइट्रस, ठीक है। यह एसिड इन फलों को खट्टा और ताजगी देने वाला बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब आप संतरा या नींबू खाते हैं तो इसका खट्टा स्वाद इस एसिड के कारण होता है। किसके कारण? साइट्रिक एसिड के कारण। बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड सिरका यानी कि विनेगर में पाया जाता है। किसमें? विनेगर में। सिरका में 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है, 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है। और बाकी का जो रिमेनिंग है यानी कि 90 to 94% वो होता है पानी। यह एसिड खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने, सलाद में स्वाद बढ़ाने और अन्य रसोई के कामों में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब आप रोटी या फ्रेंच फ्राई खाते हैं तो और उन पर सिरका डालते हैं तो एसिटिक एसिड का स्वाद आता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये ऑर्गेनिक एसिड नेचर में पाए जाते हैं और इनके स्रोत यानी इनके सोर्स हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे कि फल, पौधे या कीट। इनका उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं में और कभी कभी जहर के रूप में भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक एसिड का सोर्स है मुख्य रूप से इमली, अंगूर, कच्चे आम यानी कि रॉ मैंगोस। इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। यह एसिड फलों को खट्टा बनाता है और अक्सर भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की, तो ऑक्जेलिक एसिड का जो सोर्स है वो है पालक, पत्ता गोभी, टमाटर। यह एसिड कभी कभी गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन का कारण भी बन सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में इसे नहीं खाना चाहिए। लैक्टिक एसिड की बात करें तो इसका सोर्स है दही और दूध। लैक्टिक एसिड की बात करें तो इसका सोर्स क्या है? दही और दूध। यह एसिड दूध के फर्मेंटेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके? दूध के फर्मेंटेशन।
यानी कि किण्वन के द्वारा उत्पन्न होता है। स्पेशल अगर फैक्ट की बात करें तो लैक्टो शब्द मिल्क प्रोडक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित होता है कौन, लैक्टो वर्ड, जिसे लैक्टोज जो दूध में पाए जाने वाला शर्करा होता है। ठीक है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा होता है, लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी इन सभी एसिड्स की। अब बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की। तो एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स है साइट्रस फल, जैसे कि आंवला, संतरा। आंवला संतरा में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। यह एसिड विटामिन सी के रूप में काम करता है, जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है। कौन, ये जो एसिड है, कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सभी एसिड अलग अलग फल और सब्जियों में पाए जाते हैं और शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर लैक्टिक एसिड हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड हमारी स्किन को स्वस्थ रखने और इन्फेक्शन से बचने में मदद करता है। ठीक, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स तो वे पदार्थ होते हैं जो यह बताते हैं कि कोई पदार्थ एसिड या बेस होता है, एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। इनका इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी पदार्थ का प्रॉपर्टीज क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, इसकी लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसका उपयोग एसिड और बेस की पहचान के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन जो है वो एक एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, संयोजन होता है। यह थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस में आता है, थैलोफाइटा वर्ग में। अगर हम बात करें प्योर डाई यानी कि शुद्ध डाई की, तो लाइकेन लिटमस पेपर में जो रंग परिवर्तन होता है वह प्योर डाई की मदद से होता है। ठीक है, और प्योर डाई का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल स्थिति में रहना। ठीक, तो न्यूट्रल स्थिति यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में यह डाई लाल रंग में होती है। किस में होती है, रेड कलर में होती है। लिटमस जो है वो न्यूट्रल होता है। लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है वो होता है रेड कलर। अब लिटमस पेपर का कलर चेंज कैसे होता है और अगर कलर चेंज हुआ तो हम उसे किस तरीके से समझेंगे, तो हम बात करते हैं एसिड की। तो एसिड में जब लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाता है तो उसका रंग नीले से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, यानी कि ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड ये किस में होता है, ये एसिड में होता है। इसका मतलब यह है कि वह पदार्थ एसिड है। बात करते हैं बेस की। तो बेस में क्या होता है, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बेस में क्या होता है कि बेस में जब लिटमस पेपर को बेस में डाला जाता है यानी कि क्षार में डाला जाता है तो उसका रंग लाल से रेड टू ब्लू हो जाता है। रेड टू ब्लू हो जाता है। इसका मतलब है कि वह पदार्थ बेसिक नेचर का है। संक्षेप में समझे तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की पहचान करता है। एसिड में लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है और बेस में लाल से नीला हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स और उनके उपयोग की। इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो हमें यह बताने में मदद करते हैं कि किसी पदार्थ का एसिड है या बेस नेचर है। ये रंग में परिवर्तन के द्वारा पहचान करते हैं। सामान्य इंडिकेटर यानी कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनेप्थोलीन। फिनेप्थोलीन की बात करें तो एसिड में इसका कैसा नेचर होता है, एसिड में यह कलरलेस हो जाता है यानी रंगहीन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब किसी एसिड में फिनप्थोलीन डाला जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता और यह रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, बेस की बात करें तो बेस में यह गुलाबी कलर का हो जाता है यानी पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी क्षार में, किसी बेस में फिनेप्थोलीन डाला जाता है तो उसका रंग पिंक हो जाता है। ठीक, बात करते हैं सेकंड इंडिकेटर की, वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज में हम बात करें एसिड की, मेथिल ऑरेंज के रेस्पेक्ट में हम बात करें एसिड की, तो यह लाल हो जाता है। जब एसिड में मेथिल ऑरेंज डाला जाता है तो यह लाल रंग में बदल जाता है। और ऐसे ही अगर हम जब बेस में
जब बेस में या फिर किसी क्षारीय घोल में जब मेथिल ऑरेंज डाला जाता है, ठीक है, किसी क्षार में जब मेथिल ऑरेंज डाला जाता है तो यह येलो कलर का हो जाता है, यानी यह पीला हो जाता है, ठीक है। तो संक्षेप में हम समझे तो फिनेप्थलीन जो है वो एसिड में तो कलरलेस होता है, बेस में पिंक। मेथिल ऑरेंज की बात करें, फिनेप्थलीन की बात कर रहे थे, तो एसिड में तो यह कलरलेस होता है, बेस में पिंक। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज के रिस्पेक्ट में एसिड में यह लाल और बेस में पीला होता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं गंध आधारित इंडिकेटर्स यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ऑल्फैक्टरी का अर्थ क्या होता है? ऑल्फैक्टरी का अर्थ होता है गंध, ठीक है। गंध आधारित इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो एसिड और बेस की पहचान गंध में परिवर्तन के आधार पर करते हैं, यानी कि उनकी स्मेल में चेंज क्या हो रहा है उनके अकॉर्डिंग हम पहचान कर सकते हैं। इन इंडिकेटर्स का उपयोग हमें यह जानने में मदद करता है कि कोई पदार्थ एसिड है या फिर बेस, लेकिन इसके लिए गंध में यानी स्मेल में चेंज पर ध्यान देना होता है। तो स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। प्याज, प्याज की बात करें तो एसिड में, अगर प्याज के रिस्पेक्ट में अगर एसिड की बात करें तो एसिड में गंध में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक, कोई बदलाव नहीं होता है। जब प्याज को एसिड में डाला जाता है तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर बात करें बेस की तो बेस में गंध गायब हो जाती है। जब प्याज को बेस में डाला जाता है, प्याज को किसी क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो उसकी गंध समाप्त हो जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है। सेकंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है वनीला आर्क। वनीला अर्क यानी कि वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एसिड में इसकी गंध बनी रहती है। जब वनीला अर्क यानी वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाला जाता है, किस में डाला जाता है? एसिड में डाला जाता है, तो उसकी गंध में कोई बदलाव नहीं आता और वह बनी रहती है। ऐसे ही अगर बात करें बेस में तो बेस में इसकी जो गंध है वो गायब हो जाती है। जब वनीला एक्सट्रैक्ट को बेस में डाला जाता है तो उसकी गंध समाप्त हो जाती है। क्या? समाप्त हो जाती है। तो थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है वो है लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल के रेस्पेक्ट में बात करें एसिड में तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। यानी लौंग के तेल को एसिड में डालने से उसकी गंध में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेस की बात करें तो गंध इसकी समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त। तो जब हम कह सकते हैं कि क्लोव ऑयल को जब बेस में डाला जाता है तो उसकी गंध गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में समझें तो यहाँ आप देख सकते हैं। ऑनियन की बात करें तो एसिड में गंध में कोई बदलाव नहीं होता, बेस गंध गायब हो जाती है। ऐसे ही वनीला अर्क एसिड गंध बनी रहती है यानी कि स्मेल बनी रहती है और बेस में स्मेल गायब हो जाती है। और क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिड में स्मेल में कोई चेंज नहीं होता और बेस में गंध समाप्त हो जाती है, ठीक है, गंध समाप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं करी के पीले धब्बे यानी येलो करी स्टेन्स, ठीक है। जब हम करी से बने पीले धब्बों को धोते हैं तो यह सोप यानी साबुन से धोने पर एक रोचक बदलाव देता है, दिखाता है। साबुन के एक बेस होता है, ठीक है, साबुन एक तरीके से जब साबुन जो कि एक बेस होता है से धोया जाता है तो करी का पीला धब्बा लाल भूरा हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। यानी कि इसका जो असर है करी के पीले धब्बों पर होता है और ये रंग में बदल जाते हैं। कौन सा रंग? लाल यानी कि रेड ब्राउन कलर में। अच्छा, धब्बे में जो बदलाव है वो सोप की वजह से, जैसे कि सोप है जो कि एक बेसिक नेचर का होता है, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि जब सोप जो कि बेसिक नेचर का होता है जब करी के पीले धब्बों पर लगाया जाता है तो ये धब्बे रेड ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिर जब साबुन वाले धब्बे सूखते हैं तो करी का धब्बा फिर से येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर से येलो हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसिड और बेस के रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस का धातुओं के साथ प्रतिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड ये जो एसिड है और ये बेस, इन दोनों का धातुओं यानी कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल्स। तो जब एसिड और बेस धातुओं के साथ
रिएक्शन करते हैं तो यह कुछ विशेष रासायनिक बदलाव होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला समझने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैश कहा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं हम, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो यह साल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, एम से मतलब मेटल, ए से मतलब एसिड, एस से मतलब साल्ट और एच से मतलब हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर बात करें धातु की, तो धातु वह पदार्थ होते हैं जिनके इस्तेमाल हम कई चीज़ों में करते हैं, जैसे कि लोहे की कील, तांबा, चांदी और सोना। तो वे पदार्थ सख्त होते हैं और इनकी विशेषता यह है कि गर्मी और बिजली को अच्छी तरह से चालक करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक, बात करें एसिड की, तो एसिड हमने देख लिया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में घुलने पर। उदाहरण के तौर पर HCl और H2SO4। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बेस, कुछ क्षार धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। आइए अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि किसका, धातु और एसिड की प्रतिक्रिया का उदाहरण। जब जस्ता, इसको मैं रब कर देता हूँ। जब जिंक जिंक धातु को जब जिंक नामक धातु को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और जिंक क्लोराइड यानी कि नमक बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड बनता है पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसे ही हम अगर एक रिएक्शन देखें किसकी, बेस और धातु की, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस, तो कुछ बेस भी धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जिंक के साथ मिलाते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एसिड और मेटल मिलते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। यह रिएक्शन बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण रासायनिक रिएक्शन है जिसे हम मैश ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स, यानी कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ प्रतिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो साल्ट वाटर और CO2 गैस उत्पन्न होती है। अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से समझें तो वो ये है कि मेटल कार्बोनेट और एसिड दोनों मिलते हैं तो वह साल्ट यानी नमक और H2O और CO2 का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं Na2CO3 प्लस HCl टेंड्स टू NaCl H2O और CO2। ठीक है, तो यह उदाहरण हमें बताता है कि सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के बीच में यदि रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होती है। किसमें? जब हम रिएक्शन करवाते हैं धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट की। तो आखिर मेटल कार्बोनेट होते क्या हैं? तो मेटल कार्बोनेट की बात करें तो यह एक ऐसा कंपाउंड है, मेटल कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक धातु और कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है,
यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो रासायनिक सूत्र है वो कार्बोनेट आयन होता है। क्या होता है? कार्बोनेट आयन, CO3-2। हाइड्रोजन कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो यह वह यौगिक होते हैं जो कार्बोनेट आयन के साथ हाइड्रोजन आयन से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका जो रासायनिक सूत्र है, वो HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, किनका? NaHCO3, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट का। हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बाइकार्बोनेट आयन होता है, यानी HCO3-। यहाँ बात करें NaCl की, यानी कि सॉल्ट की, तो जब एसिड और बेस या कार्बोनेट मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो अधिकतर केमिकल रिएक्शंस में उत्पन्न होता है, जैसे कि एसिड और बेस के रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यह एक गैस है, गैस के रूप में यह गैस के रूप में उत्पन्न होती है, और जब कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब यह गैस हवा में घुल सकती है और श्वसन क्रिया में भी उपयोग हो सकती है। यह गैस बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला किसमें, इस वाले रिएक्शन में? निष्कर्ष ये निकला कि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जो कि साल्ट, H2O वाटर और CO2 का निर्माण करते हैं, यानी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को डीपली समझे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, तो अगर हम इसको देखें इस एग्जांपल को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, तो यह एक धातु कार्बोनेट है जिसमें सोडियम और CO3-2 यानी कि कार्बोनेट आयन CO3-2, ठीक है, कार्बोनेट आयन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक नेचर में होता है, यानी कि एक क्षारीय पदार्थ होता है। कार्बोनेट आयन की बात करें तो यह एक नकारात्मक आयन है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को उत्पन्न करती है। बात करें HCl की, तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एक सामान्य एसिड है जो कि हाइड्रोजन आयन क्रिएट करता है। इसका pH अगर देखें तो यह 7 से कम होता है, यानी कि यह खट्टा होता है। ठीक है, कौन? HCl। जब एसिड पानी में घुलता है तो यह H+ और Cl- आयनों में विभाजित हो जाता है। H+ आयन एसिड की क्रियाशीलता को दिखाता है। किसकी क्रियाशीलता को? H+ आयन एसिड की रिएक्टिविटी को दिखाता है। अब रासायनिक अगर प्रतिक्रिया पर ध्यान दें इसकी, तो हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रिएक्शन होती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट के CO3-2 यानी सोडियम कार्बोनेट के कार्बोनेट आयन एसिड के H+ आयन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और नमक का निर्माण करते हैं। ठीक है, CO3 अगर हम देखें इसको और डीपली रिएक्शन में, तो क्या होता है, जो कार्बोनेट आयन होता है CO3-2, अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके ये क्या निर्माण करते हैं, ये CO2 और H2O बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है उसके 2 अणु होंगे और कार्बोनेट आयन ऑलरेडी एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, CO2 और H2O। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब इस जो रिएक्शन हुई है इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के NaCl बनाते हैं, यानी कि नमक बन जाता है, और CO2 गैस का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, यह गैस गैसीय रूप में क्रिएट होती है और अगर इसे किसी बंद स्थान पर डाला जाए तो यह गुब्बारे की तरह फूलने लगता है।
ठीक, H2O की बात करें तो पानी उत्पन्न होता है जो कि लिक्विड रूप में होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चूना पानी और CO2 की रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ CO2। हमारे पास जो समीकरण है वो यह है कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 टेंड्स टू CaCO3 प्लस H2O। इस समीकरण को अगर गहराई से समझेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है, ये है चूना पानी यानी कि लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र, यानी इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूना पानी यानी कि CaOH का हल ट्वाइस घुला होता है जो कि एक एल्केलाइन मटेरियल है। क्या है? एक क्षारीय मटेरियल है, यानी कह सकते हैं एल्केलाइन मटेरियल। इसे चूने का पानी या लाइम वाटर कहते हैं। चूना पानी जो है वो पानी में घुल करके एक हल्का बेस यानी एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है। बात करते हैं CO2 की, तो CO2 वह गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है और यह जलने या सांस लेने में उत्पन्न होती है। CO2 एसिडिक गैस होती है। यह H2O के साथ मिलकर के यानी कि पानी के साथ मिलकर H2CO3 का निर्माण करती है। कौन? CO2 गैस, यानी कि कार्बोनिक एसिड का निर्माण बना सकती है। अगर हम बात करें इसके केमिकल रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि जब चूना पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस को CO2 के साथ मिलाया जाता है तो CO2 चूना पानी को दूधिया यानी कि मिल्की बना देता है। CO2 जो है वो दूधिया बना देता है। किसको? CaOH का होल ट्वाइस चूना पानी को। इसका कारण यह है कि यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक सफ़ेद यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सफ़ेद अवक्षेप। एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि चूना पानी और CO2 मिलकर के, यहाँ चूना पानी और CO2 मिलकर के CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी पानी बनाते हैं। CaCO3 की बात करें तो यह वह पदार्थ है जो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है। CaCO3 का उपयोग लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर बनाने में किया जाता है। CaCO3 का उपयोग किसमें किया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर के रूप में किया जाता है। यह एक प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप होता है, जिसका मतलब है कि यह पानी से बाहर निकलकर ठोस रूप में अवस्थित हो जाता है। पानी से बाहर निकलकर ठोस रूप में अवस्थित हो जाता है और यह दूधिया दिखने लगता है। ठीक, तो अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसका जो कलर है वो दूधिया क्यों दिखता है, तो क्योंकि इसमें CO2 गैस की मौजूदगी होती है। किसमें? ठीक है, इसमें CO2 गैस की मौजूदगी होती है। ठीक, अगर हम बात करें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो अभी हमने देखा कि यह लाइमस्टोन, चौक और संगमरमर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्विक लाइम का चूना पानी में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ क्विक लाइम इनटू लाइम वाटर। हमारे पास जो समीकरण है वो कौन सा है? CaO प्लस H2O टेंड्स टू CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम इसे गहराई से समझें तो CaO ये क्या है? ये है क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम एक सफ़ेद हल्का पाउडर जैसा पदार्थ होता है जिसे लाइम पाउडर भी कहा जाता है। CaO को चूना यानी चूना भी कहा जाता है, यानी लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से चूने के खनिज यानी कि लाइम स्टोन से मिलता है। CaO एक बहुत ही गर्म उत्पन्न यानी कि एक्सोथर्मिक पदार्थ होता है, यानी कि यह वाटर के साथ रिएक्शन करते समय बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ता है। ठीक, H2O जो है वो है वाटर। जब CaO यानी कि CaO वाटर से मिलता है, वाटर से मिलकर प्रतिक्रिया करता है, तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और एक नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ की बात करें तो यह बनता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि चूना पानी। क्या?
चूना पानी यानी कि लाइम वाटर, लाइम वाटर। ठीक है, चूना पानी कहा जाता है किसको, CaOH का ट्वाइस को। यह एक हल्का एल्कलाइन घोल है, हल्का एल्कलाइन घोल है। ठीक है, चूना पानी में CaOH का हल ट्वाइस होता है जो पानी में घुलकर क्षारीय प्रतिक्रिया देता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर OH आयन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो CaOH का हल ट्वाइस एक एल्कलाइन मटेरियल है और इसका जो pH है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक, अब रासायनिक देखते हैं, एसिड और बेस की एक दूसरे से प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। तो इससे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें तो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शंस से हम चूना पानी यानी कि इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कैसे यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस रासायनिक प्रतिक्रिया में हम देखते हैं कि CaOH का हल ट्वाइस उत्पन्न होता है जो कि रासायनिक उद्योग, निर्माण कार्य और जल शोधन में उपयोगी होता है। जो हीट जनरेशन होती है ये कैसे होती है, CaO प्लस H2O की प्रतिक्रिया में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है जिसे हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रेशन प्रतिक्रिया। इस रिएक्शन को हम चूने का उबालना यानी कि स्लैकिंग ऑफ लाइम, स्लैकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, ये कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन में एसिड और बेस की एक दूसरे से प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। तो हमारे पास समीकरण आता है, एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाएंगे तो हमें साल्ट और जल मिलेगा। इसे विस्तार से समझें तो एसिड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि H प्लस आयन देता है यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, उत्पन्न करता है जब वह पानी में घुलता है। एसिड का स्वाद खट्टा होता है, उदाहरण के तौर पर देखें तो हाइड्रोक्लोरिक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बेस की बात करें तो यह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो OH माइनस जो OH आयन देते हैं और जब यह पानी में घुलते हैं तब बेस का स्वाद कड़वा होता है और साबुन जैसा होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन की बात करें, अब इसमें जो हमने रिएक्शन करी तो एसिड प्लस बेस की, तो वो हमें मिला साल्ट और वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बार बार पूछा जाता है कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आता है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में एसिड और बेस मिलकर के साल्ट और वाटर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट मोड इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि ये एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, बार बार रिपीट करवाने से। तो उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि HCl प्लस NaOH, ये क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ अगर हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें HCl एसिड और NaOH बेस मिलकर के NaCl यानी नमक और वाटर उत्पन्न करते हैं। बात करें इसकी कि यह एक उत्सर्गोत्मक अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन सी, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब अगर बात करें तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा छोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एंटासिड्स की। एंटासिड्स वे पदार्थ होते हैं जो पेट की अम्लता यानी कि स्टमक एसिडिटी, ठीक है, स्टमक एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब पेट में HCl की यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है तो एंटासिड्स इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंटासिड्स जो हैं इसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है,
जिससे कि पेट की जलन और असुविधा कम हो जाती है। एंटासिड्स का काम ये क्या है, यानी कि फंक्शंस ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स का मुख्य काम पेट में अत्यधिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, जिससे पेट की जो एसिडिटी है वो कम हो और आराम मिले। जब एसिड पेट में अत्यधिक मात्रा में होता है तो यह जलन और इनडाइजेशन यानी कि अपच का कारण बनता है। एंटासिड्स इस समस्या को ठीक करने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सामान्य एंटासिड है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। यह बेस के रूप में कार्य करता है और पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब MgOH होल ट्वाइस पेट के अम्ल एसिड से रिएक्शन करता है तो यह सॉल्ट और वाटर यानी H2O उत्पन्न करता है, जिससे कि पेट की जलन कम होती है। ठीक, अगर हम इसे रिएक्शन के माध्यम से समझें तो रिएक्शन क्या कहता है कि MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में अगर ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यह MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड यानी जिसे हम सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट और वाटर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ रिलीविंग बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन को कम करने में किया जाता है। ठीक है, अच्छा पाचन हो यानी बेटर डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और सेफ और इफेक्टिव रहता है, यानी कि एंटासिड्स आमतौर पर सुरक्षित होते हैं जब सही मात्रा में उपयोग किए जाते हैं और ये जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड और बेस की विभिन्न अभिक्रियाएं और उनका जल में व्यवहार। सबसे पहले बात करते हैं धातु ऑक्साइड का एसिड के साथ प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हम देख सकते हैं कि बेस, ये एक तरीके से बेस होते हैं, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा साल्ट और वाटर। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड का जो बिहेवियर है, धातु ऑक्साइड के बिहेवियर बेस की तरह कार्य करते हैं, यानी कि क्षार की तरह कार्य करते हैं। कौन? धातु ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह कार्य करते हैं जब इनका संपर्क एसिड से होता है तो यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है जिसमें एसिड और बेस मिलकर के एक नमक और पानी उत्पन्न करती है, जैसा कि हमने जस्ट इससे प्रीवियस 2-3 स्लाइड पहले देखा था कि जब कोई भी बेस किसी एसिड के संपर्क में आते हैं तो यह साल्ट और वाटर उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO प्लस कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ मिलाते हैं तो ये हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन की फॉर्म में ये होगा ZNO प्लस HCl टेंड्स टू ZnCl2 प्लस H2O, यानी कि जिंक क्लोराइड देगा। अब यहाँ पर केमिकल को, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2HCl लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु तो यहाँ भी 2 अणु होने चाहिए, और Cl के अगर यहाँ 2 अणु हैं यानी क्लोराइड में अगर 2 अणु हैं तो यहाँ भी Cl 2 अणुओं में होना चाहिए। ठीक है, Zn यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं जो इक्वेशन लिखी है हमने कि एसिडिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी हाँ ये सेकंड जो अब आता है धातु ऑक्साइड का बेस के साथ, अब आता है धातु ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन। पहले तो हमने देखा था धातु ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, अब धातु ऑक्साइड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये धातु नहीं, अधातु है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम देखते हैं कि एक एसिडिक ऑक्साइड यानी कि जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसी नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, जब इनका संपर्क बेस से होता है तो यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है।
जिसमें एक नमक और पानी उत्पन्न होता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अधातु ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो नमक और पानी उत्पन्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, यानी कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और वाटर उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल में एसिड और बेस का नेचर कैसा होता है। तो हम बात करें फर्स्ट एसिड का जल में आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। तो हम बात करेंगे कि जब एसिड पानी में घुलता है तो वह आयोनाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है। इसका मतलब है कि एसिड के मॉलिक्यूल्स टूट करके आयंस में बदल जाते हैं। ठीक है, आयंस में बदल जाते हैं। इक्वेशन की बात करें तो HCl, यहाँ इक्वेशन दे रखी है कि HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में घुलने पर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस बनाते हैं। H प्लस को आमतौर पर प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। ठीक है, पानी में डालेंगे जब हम इसे यानी कि वाटर में ऐड करेंगे तो जब पानी H प्लस आयन के साथ मिलता है तो एक नया आयन बनता है। कौन सा? H प्लस आयन जब पानी के साथ मिलता है तो यह H3O आयन देता है। यानी H3O आयन जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन वह आयन है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन से मिलकर बनने पर बनता है। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। या फिर यूं कहे कि जब हम H प्लस आयन को वाटर में मिलाते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यह दर्शाता है कि एसिड ने पानी में अपने हाइड्रोजन आयन को छोड़ करके आयन का निर्माण किया। अब बात करते हैं बेस का जल में आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ बेस। बेस भी पानी में घुलने पर आयनीकरण करता है। इसका मतलब है कि बेस के अणु भी टूटकर आयन में बदल जाते हैं। इक्वेशन की बात करें तो देखें यहाँ पर NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। यानी कि कह सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलने पर सोडियम आयन Na प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस बनाता है। सोडियम Na प्लस को हम सोडियम आयन कहते हैं और OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, जो कि बेस यानी कि क्षार की विशेषता है। हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस यह दर्शाता है कि बेस ने पानी में हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ करके आयन का निर्माण किया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन यानी कि Na प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस से बने होते हैं। OH माइनस इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एसिड की सांद्रता की यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड की सांद्रता यह बताती है कि एसिड में H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है। तो ज़्यादा H3O प्लस आयन क्या बताता है? ज़्यादा H3O आयन ये बताता है कि अगर किसी एसिड में H3O प्लस आयन अधिक होते हैं, अगर किसी एसिड में H3O प्लस आयन अधिक होते हैं तो इसका मतलब है कि एसिड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एसिड जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा यानी ज़्यादा सांद्र होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड के आयन ज़्यादा होते हैं यानी कि एसिड की जो पावर है वो अधिक होती है। बात करें कम H3O प्लस आयन की, तो अगर एसिड में कम H3O प्लस आयन होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एसिड कम अम्लीय यानी कि लेस एसिडिक होगा। कम सांद्र एसिडिक यानी कि डाइल्यूट एसिड में एसिड की शक्ति कम होती है यानी आयनों की संख्या कम होती है। तो सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन यह दिखाती है कि एसिड में कितने H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन मौजूद हैं और ये आयन ही एसिड के गुण को निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं क्यों एसिड को पानी में मिलाना सुरक्षित है लेकिन इसके विपरीत नहीं। यानी कि एसिड को तो पानी में मिला सकते हैं लेकिन पानी को एसिड में नहीं मिला सकते। तो बात करें एसिड और पानी की, तो जब एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाता है तो यह सुरक्षित होता है, क्योंकि एसिड का पानी में घुलने से
प्रतिक्रिया कम तेज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें पानी प्लस एसिड की, यदि पानी को एसिड में मिलाया जाता है, ठीक है, तो यह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ऊष्मा के कारण छींटे पड़ सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि यह गर्मी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जलन या अन्य दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए पानी में एसिड मिलाना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि यह नियंत्रित तरीके से होता है और रिएक्शन अधिक नियंत्रित होता है। वहीं एसिड में पानी मिलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वे बेस जो जल में घुलते हैं, यानी जिन्हें हम एल्कली बोलते हैं। एल्कली वे बेस होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं और उसमें आयंस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आयंस उत्पन्न करते हैं। जब ये बेस पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- जो पानी को एल्कलाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेसिक यानी एल्केलाइन। एल्केलाइन एल्केलाइन बोल दीजिए या फिर बेसिक बोल दीजिए, ये बात तो एक ही है। अब एल्कली का प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कली की प्रॉपर्टी बात करें, एल्कली की प्रॉपर्टी तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोरोसिव नेचर। ठीक है, कोरोसिव नेचर यानी कि संक्षारक। एल्कली की प्रकृति संक्षारक यानी कोरोसिव होती है, यानी कि ये चीज़ों को खराब कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का घोल बहुत कोरोसिव होता है और त्वचा पर लगने से जलन हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशन की, तो हर एल्कली बेस होता है, लेकिन हर बेस एल्कली नहीं होता। इसका मतलब है कि हर बेस जल में घुलकर एल्कली नहीं बनता। हर कोई बेस जल में घुल कर के एल्कली नहीं बनता। कुछ बेस जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड ZnO पानी में घुलते नहीं हैं, इसलिए ये एल्कली नहीं होते हैं, लेकिन ये बेस होते हैं। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट अगर इसे समझें तो एल्कली वह बेस है जो पानी में घुल सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। एल्कली कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर एल्कली बेस होता है, लेकिन हर बेस एल्कली नहीं होता, क्योंकि कुछ बेस पानी में घुलते नहीं हैं। अब बात करते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की। तो इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो यह पीएच स्केल के माध्यम से निकलती है। पीएच का जो अर्थ है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है, यानी H+ आयन की सांद्रता को मापता है, जो यह दर्शाता है कि किसी घोल में एसिडिक या बेसिक गुण है या नहीं। पी पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल का, अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि यह स्केल 0 से 14 के बीच में होता है और यह बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। पीएच स्केल का निर्धारण H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब पीएच स्केल का निर्धारण की बात करें तो हमने देखा कि पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल का निर्धारण हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता यानी कि H+ आयन के आधार पर किया जाता है। यदि किसी घोल में H+ आयन की अधिक सांद्रता होती है तो एसिडिक होगा। यदि किसी घोल में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तो जो घोल है वो एसिडिक निकलेगा। कौन सा, एसिडिक। और पीएच कम कम होगा, यानी कि पीएच जो होगा वो 0 से 6 के बीच में ही होगा। यदि घोल OH- आयन यानी कि आयन की अधिक सांद्रता होती है तो वह घोल बेसिक होगा, यानी कि पीएच अधिक होगा 8 से 14 के बीच में। ठीक, पीएच का घोल जो है वो न्यूट्रल होता है कब, 7 पर, यानी कि जैसे कि पानी। ठीक है, अब बात करें पीएच स्केल के वर्गीकरण की, तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो पीएच इक्वल्स टू 0 से 6.9 यानी कि एसिडिक।
पीएच जितना कम होगा एसिड उतना ही मजबूत होगा, एसिड जितना उतना ही मजबूत होगा। यदि पीएच कम होता है तो घोल में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, जिससे कि वह घोल अधिक अम्लीय होगा, यानी कि अधिक एसिडिक होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 0 से 2 बहुत मजबूत एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 से 6.9 ये कमजोर एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है, जो सिरके में पाया जाता है। और पीएच जो है वो 7 यानी कि न्यूट्रल होता है। 7 पर पीएच कितना होता है? न्यूट्रल। ऐसे पदार्थ न तो एसिडिक होते हैं और न ही बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल। ठीक, पीएच जो है वो 7.1 से अगर 14 की बात करें तो यह बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर दिखाता है। पीएच जितना अधिक होगा बेस उतना ही कमजोर होगा। ठीक है, सॉरी, पीएच जितना अधिक होगा बेस उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, जब पीएच 7 से 14 तक होता है तो घोल एसिडिक नहीं होता बल्कि बेसिक हो जाता है। ठीक है, 7 से 14 पर बेसिक हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, और पीएच बढ़ाने के साथ OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे घोल अधिक क्षारीय यानी कि बेसिक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 8 से 10 कमजोर बेस यानी कि इनका जो बेस है क्षार वो वीक होता है, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दूध के समान होता है। pH 11 से 14 की बात करें तो मजबूत बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में अच्छी तरह से घुल करके OH- की अधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब बात करें पीएच स्केल पर इफेक्ट की, तो पीएच स्केल किसी पदार्थ की एसिडिटी यानी अम्लीयता और क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी को मापता है। यह पदार्थ की प्रकृति और प्रभाव को समझने में मदद करता है। नीचे पीएच रेंज के अनुसार विभिन्न पदार्थों के प्रभाव और उत्पन्न दिए गए हैं। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं। बात करें 0 से 2 की, तो यह अत्यधिक कॉरोसिव नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और अत्यधिक कॉरोसिव। 3 से 6 की बात करें, 3 से 6 की रेंज में जो पीएच होता है वो हल्का अम्लीय होता है, खाद्य पदार्थों जैसे नींबू में वह मिलता है। 7 की बात करें तो यह एक न्यूट्रल होता है और पानी मिलता है। 8 to 10 की बात करें पीएच, तो यह हल्का क्षारीय और टूथपेस्ट में पाया जाता है। 11 to 14 की बात करें तो मजबूत बेस साबुन और डिटर्जेंट इनका होता है। ठीक है, अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो इसमें क्या हुआ कि एसिड की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा H+ आयन बराबर मजबूत एसिड, ये धारणा होती है। कैसे कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, बेस की बात करें तो बेस यानी कि ज़्यादा OH- आयन होगा तो मजबूत बेस होगा। ठीक, अगर हम बात करें पीएच का उपयोग की, यानी कि क्या यूज़ है पीएच के, तो ये फर्स्ट आता है सॉइल टेस्टिंग में, फिर आता है बॉडी एसिडिटी या फिर औद्योगिक घोल की जांच। सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो मृदा की अम्लीयता क्षारीयता को जानने के लिए पीएच टेस्ट किया जाता है। शरीर की अम्लता यानी बॉडी की एसिडिटी यानी शरीर में एसिड बेस संतुलन को समझने के लिए पीएच का यूज़ किया जाता है। यह हमारे पाचन और रक्त के पीएच स्तर को प्रभावित करता है। औद्योगिक घोल की जांच यानी कि इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन टेस्टिंग, विभिन्न उद्योगों में उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिक्रिया को समझने के लिए पीएच टेस्ट किया जाता है, जैसे कि कागज, साबुन और खाद्य पदार्थ। अगर हम बात करें पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो सबसे पहले बात होती है शरीर का पीएच स्तर यानी कि बॉडी पीएच लेवल। हमारे शरीर का पीएच जो है वो 7 to 7.8 के बीच में रहता है। शरीर का पीएच 7 to 7.8 के बीच में होता है। अगर हम बात करें इम्बैलेंस की, यानी शरीर में पीएच असंतुलन से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, यानी इम्बैलेंस होने पर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे कि थकान, हड्डियों की समस्याएं और पाचन संबंधी समस्याएं।
बात करें पाचन तंत्र में यानी कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है पाचन तंत्र में काम होने वाला जो गैस्ट्रिक जूस है वो 1.6 होता है, 1.6 होता है, जो पाचन क्रिया में शामिल है, पाचन क्रिया में आवश्यक है। यह जो एसिड यानी कि HCl पाचन में मदद करता है और खतरनाक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बात करें टूथ डीके की यानी कि दांत क्षय, तो दांत क्षय तब होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे आ जाता है, 5.5 से नीचे आ जाता है, तब टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। यह एसिडिक वातावरण से दांतों की इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। किससे? जो टूथ डीके है वो एसिडिक वातावरण से दांतों की इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैविटीज हो सकती हैं। ठीक। पौधों का आत्मरक्षा पीएच, नेटल के पत्तों में फॉर्मिक एसिड, इसका हम जो सब कैटेगराइज पढ़ेंगे। कुछ पौधे आत्मरक्षा के लिए पीएच का उपयोग करते हैं। नेटल के पत्तों में फॉर्मिक एसिड होता है जो डंक मारने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। डॉग प्लांट की बात करें, डॉग प्लांट तो डॉग पौधा का उपयोग नेटल के डंक को बेसर करने के लिए किया जाता है। इसका जो पीएच है वो क्षारीय होता है, क्षारीय नेचर का होता है, जो फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। बात करें एसिड रेन की, तो जब वर्षा का पीएच 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है, यानी कि एसिड रेन। यह प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के कारण होता है, जिसमें SO2 NO2 गैस वायुमंडल में मिलकर के H2SO4 प्लस HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं लार का पीएच। तो लार का पीएच यानी कि सलाइवा का जो पीएच है वो 6.4 होता है, जो कि हल्का अम्लीय यानी कि माइल्डली एसिडिक होता है। यह पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है और भोजन के टूटने में मदद करता है। रक्त का पीएच की बात करें तो यह हल्का क्षारीय होता है और इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। ठीक है। हल्का क्षारीय यानी कि माइल्डली बेसिक होता है। कौन? रक्त का पीएच। ग्रहों पर पीएच की बात करें तो ग्रहों का पीएच ऑन द प्लैनेट्स, तो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परतें पाई जाती है, जो ग्रह के वातावरण में एसिड की उच्च सांद्रता का संकेत है। इस वजह से शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत ही अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। साल्ट और पीएच, अगर बात करें साल्ट का पीएच की, तो साल्ट का पीएच 7 से कम होता है तो वह अम्लीय साल्ट यानी कि एसिडिक साल्ट का गुण दर्शाता है। पीएच ग्रेटर देन 7 की बात करें यानी कि क्षारीय साल्ट यानी कि बेसिक साल्ट की, तो यह साल्ट क्षारीय गुण को दर्शाता है। और पीएच इक्वल टू 7 की बात करें तो यह न्यूट्रल साल्ट को दर्शाता है। सॉल्ट बनने की प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड प्लस बेस। तो अभी हमने देखा कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिनके माध्यम से सॉल्ट क्रिएट होता है। तो जिनका पीएच 7 से कम हो तो वह एक तरीके से अम्लीय सॉल्ट होता है, जिनका पीएच 7 से ज़्यादा हो वह क्षारीय सॉल्ट, और पीएच 7 हो तो न्यूट्रल सॉल्ट। प्रक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के ये न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये एक तरीके से अम्लीय सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि NH4Cl। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड। और वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये होती है क्षारीय धातु, सॉरी क्षारीय सॉल्ट। ठीक है। यानी कि बेसिक सॉल्ट बनाता है, जैसे कि Na2CO3। ठीक। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग यानी कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन देयर यूजेज। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लोर एल्कली प्रक्रिया होती है इसके लिए। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड और पानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यूज़ देखें तो कागज़ और साबुन उद्योगों में, घरेलू क्लीनर में इसका यूज़ होता है।
बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बात करते हैं बेकिंग सोडा की, यानी NaHCO3, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। इसका अगर प्रिपरेशन देखें तो, यानी कि फॉर्मेशन देखें तो NaCl जो कि सामान्य सॉल्ट है प्लस H2O प्लस CO2 ये बनाता है अमोनियम NH3 NH4Cl NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड NaCl पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एमोनिया यानी कि NH3 से बनाया जाता है। यूज़ की बात करें तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का टार्टरिक एसिड का मिश्रण, एंटासिड यानी पेट की अम्लता को कम करना, आग बुझाने वाले यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने में सहायता करता है। ठीक, बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का जो निर्माण है वो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 से किया जाता है। इसके बाद पानी यानी H2O के साथ मिलकर के यह वॉशिंग सोडा का हाइड्रेट यानी Na2CO3.10H2O बनाता है। अगर हम बात करें इसके उपयोग की तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्रिपरेशन की बात करें तो CaSO4.2H2O टेंस टू CaSO4.12H2O प्लस H2O यानी 373 केल्विन पर गर्म करने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट यानी कि हाइड्रेटेड को 343 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिससे कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, यूज़ आप जानते ही होंगे कि मूर्तियाँ, सजावटी सामान, टूटी हड्डियों को बांधने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, ये बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सॉल्ट्स और उनके उपयोग की। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल जो कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, यानी कि CuSO4.5H2O। ठीक, यह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के रूप में निकलता है। यूज़ की बात करते हैं कृषि में, कीटनाशक के रूप में, रंग उद्योग में और विद्युत बैटरियों में। ग्रीन विट्रियोल की बात करें तो ग्रीन विट्रियोल का जो है वो लोहा सल्फेट होता है, यानी FeSO4.7H2O। ठीक है, इसका अगर निर्माण की बात करें तो लोहा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करवाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है वो कृषि में, कीटनाशक में, खनिज विज्ञान में, पानी की सफाई यानी वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एप्सम सॉल्ट की बात करें तो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4.7H2O निर्माण, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अगर बात करें इसके निर्माण की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। कौन? एप्सम सॉल्ट। ठीक, अगर इसके यूज़ की बात करें तो औषधीय उपयोग, जैसे कि मांसपेशियों में के दर्द में आराम, बागवानी में उर्वरक के रूप में, लैक्जेटिव के रूप में। ठीक है, बात करें पोटाश एल्यूम की तो पोटाश एल्यूम का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, निर्माण की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त होता है। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त होता है। उपयोग की बात करें तो जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, पोटाश एल्यूम का। अब लास्ट में आता है ग्लोबल सॉल्ट जिसका रासायनिक सूत्र है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4.10H2O। ठीक है, इसका अगर निर्माण की बात करें तो सोडियम सल्फेट का हाइड्रेटेड रूप से जो जलवाष्पित होने पर क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल चिकित्सा औषधीय उपयोग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो म्यूरिएटेड एसिड HCl जो कि HCl का एक रूप है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो रासायनिक उर्वरक और रंग निर्माण में किया जाता है, फर्टिलाइजर और डाई निर्माण में। पानी को शुद्ध करने और धातुओं के एचिंग यानी कि उत्कीर्णन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियल यानी कि H2SO4 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे बैटरी, खनिज प्रसंस्करण और पेट्रोकेमिकल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों, धातु निर्माण और अन्य अन्य कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लिटमस पेपर की बात करें तो यह साबुन पानी में नीला हो जाता है, ठीक है। साबुन पानी में लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। यह पीएच परीक्षण के लिए उपयोगी होता है और अम्लीय और क्षारीय घोलों के बीच अंतर करने में मदद करता है। पानी का पीएच की बात करें तो पानी का पीएच 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। पानी का पीएच न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें नेचर की तो यह न्यूट्रल होता है। पानी का पीएच 7 होता है, न तो यह एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है, बल्कि यह संतुलित होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। बात करें डोलोमाइट की तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यानी डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट टाइप क्या हुआ इसका, डोलोमाइट का डबल सॉल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का मिश्रण होता है, जो कार्बन सीमेंट और निर्माण उद्योग में उपयोगी है, ठीक है। तो गाइज ये कंप्लीट हुआ हमारा पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन, जो कि 100% क्वालिटी कंटेंट है। आपका एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट की, यानी कि एक सीरीज है जो कि PYQ विद MCQ टेस्ट सीरीज जो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है। तो यह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच बेस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज कॉल्ड एन एल्कली, यानी कौन सा क्षार जल में घुलनशील होता है और इसे एल्कली कहा जाता है। यह सोडियम NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक। बात करें व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की pH होती है 7। What types of salt is formed by the reaction of a strong acid and a weak acid, यानी कि एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है। तो हमने बात की थी कि इस प्रकार के रिएक्शन में एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट। विच गैस इज एवॉल्व विद एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, यानी कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ निकलती है हाइड्रोजन गैस। विच सब्सटेंस टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, यानी कि नीले से लाल कौन कर देता है। ये है एसिड, यानी अम्ल। अम्ल। व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक रेन वाटर, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच क्या होता है। ये होता है <7, <7। ये अम्लीय वर्षा का पीएच होता है। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो ये है कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनेप्थलीन। ये तीनों के तीनों जो है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये एक तरीके से इंडिकेटर हैं जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। विच सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, ये है NaCl, जो कि नमक होता है, साधारण नमक। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन द स्टमक, तो ये है MgOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ H2SO4, तो यह है ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये होता है साइट्रिक एसिड। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, तो वो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, यानी कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, यानी रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। 7.4 RRB यानी कि रेलवे में कई बार पूछा गया सवाल है ये, कि ब्लड का जो पीएच है वो लगभग कितना होता है, 7.4। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्ट्रिंग, यानी कि फॉर्मिक एसिड एक तरीके से ये आंट स्ट्रिंग होती है, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। विच एसिड इज यूज्ड इन कार्बेटरीज, तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द पीएच रेंज, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन, तो यह है 1.6 to 2.5। 1.6 to 2.5, ठीक है। विच बेस इज प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर, यानी विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार यूज होता है। तो ये है NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, तो इट टर्न्स मिल्की, दूधिया तरीके से कलर हो जाता है इसका।
विच इज़ ए वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन सा है? CH3COOH। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बनाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो ये इसमें जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये है CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CaOCl2। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, वॉट विच सॉल्ट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट टू रिमूव स्टेन्स, यानी कि दांत के दाग हटाने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? ये है बोरेक्स। व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, तो ये है लेस देन 5.6, लेस देन 5.6। कब? जब व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन के बारे में पूछा जाए तब, लेस देन 5.6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एसिड इज फाउंडेड इन विनेगर, तो ये है एसिडिक एसिड। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट, यानी कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह क्या बनता है? तो ये बनता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा यानी लार में कितना पीएच होता है? ये होता है स्लाइटली एसिडिक, यानी 6.4, 6.4। तो साथियों, इस सफ़र में आपके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए इस चैनल पर अवेलेबल सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो करें। यह आपको रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में शानदार प्रदर्शन करने में मदद करेगा, और साथ ही आपकी जो भी एग्ज़ाम्स है, एसएससी, रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था एसिड, बेस और साल्ट केमिस्ट्री का। तो आप इसे ध्यान रखें और याद रखें, सफलता मेहनत और सही मार्गदर्शन से मिलती है, और हम आपके इस मार्ग में हमेशा साथ हैं। आगे बढ़ें और हर परीक्षा में बेहतरीन परिणाम हासिल करें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।